आज का शब्द है मिलावट से मुक्ति। और सवाल यह है कि हमारे देश के लोगों को मिलावट से मुक्ति कब मिलेगी, मिलावटी खाने से मुक्ति कब मिलेगी। मिलावटी घी खा रहे हैं, मिलावटी दूध पी रहे हैं, मिलावटी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलावटी खाने की हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। तिरुपति मंदिर की घटना के बाद से देश भर के लोगों में मिलावट का डर इतना ज्यादा बैठ गया है कि बहुत सारे लोग बाजारों में मिठाई खरीदने से पहले दुकानदारों से यह पूछ रहे हैं कि इन मिठाइयों में कौन से घी का इस्तेमाल हुआ है और हम ये कैसे मान लें कि इसमें शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग हुआ है। लोग डर गए हैं। मिलावट तो हमारे यहां दशकों से चलती आ रही है, हमें मिलावट की आदत पड़ चुकी है, लेकिन जब से तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली है तब जाकर हमारे देश के लोग इसे लेकर जागृत हुए हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल के मंदिरों में भी अब प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। और कई मंदिरों में तो बाहर से आने वाले लड्डुओं और दूसरे प्रसाद के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इनमें भी सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और हो सकता है कि मिलावट के खिलाफ इस युद्ध में यह एक नई शुरुआत हो, जिसे आपको भी आज देखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावट के मामले में आज अपनी सरकार के बड़े बड़े अफसरों के साथ एक बैठक की और फिर यह ऐलान किया कि उनकी सरकार मंदिरों के प्रसाद और खाने पीने की दूसरी चीजों में मिलावट को रोकने के लिए 5 बड़े कदम उठाएगी। इनमें पहला बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, मिठाई और खाने पीने की दुकानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। आप किसी भी दुकान में जब जाएंगे जहां खाने पीने का सामान बिक रहा है, उसकी रसोई में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा ताकि यह देखा जा सके कि उसकी रसोई में एक खाना कैसे पक रहा है। और जहां एक खाना रखा गया है वहां पर भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। दूसरा फैसला, इनकी जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और ढाबों और दुकानों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अब किया जाएगा। तीसरा, सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबे और मिठाई और खाने पीने की दुकानों के बाहर उस दुकान के, उस ढाबे के, उस रेस्टोरेंट के मालिक और उसके मैनेजर का नाम एक बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा। और सरकार ने कहा है कि वो इस नियम को लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानूनों में जरूरी बदलाव भी करेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भी योगी सरकार ने इसी तरह का एक फैसला लागू करने की कोशिश की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में फिर से इस नियम को सभी धर्मों के लिए लागू कर दिया गया है, जिसे सुनिश्चित करने का काम पुलिस का होगा। और इस बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यह मिलावट को रोकने के लिए किया गया है और वो ढाबा, जो खाने पीने की दुकान चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति की हो, सबको अब अपना नाम यानी मालिक का नाम और मैनेजर का नाम उसके बाहर लिखना पड़ेगा। चौथा, मिठाई और खाना बनाने वाले रसोइयों से लेकर खाने को परोसने वाले कर्मचारियों तक सबको मास्क और ग्लव्स पहनना अब जरूरी होगा। पांचवां, खाने पीने के सामान में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए अब नियमित रूप से जांच की जाएगी। अगर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जिस तरह से जूस, दाल और रोटी जैसी चीजों में ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, किसी में वो लोग थूक रहे हैं, किसी में यूरिन मिलाकर बेच रहे हैं, ऐसे मामलों में अब सरकार बहुत ही सख्त कार्रवाई करेगी। और यह बात उन्होंने गाजियाबाद की उस घटना को लेकर कही जहां आरोप है कि आमिर खान नाम के एक आरोपी ने जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को बेचा और पुलिस को उसकी दुकान से 1 लीटर यूरिन बरामद हुआ। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में खाने पीने की चीजों में किस तरह की धोखेबाजी हो रही है, किस तरह की मिलावट हो रही है। हम इस वक्त लखनऊ के बंगला बाजार में हैं और यहाँ पर आप देखें तो लाइन से एक के बाद एक खाने पीने की दुकानें हैं, जूस की शॉप्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, जहाँ पर खाने का सामान बनता भी है, पकता भी है और यहाँ वेटर्स भी हैं, सामान बनाने वाले कुक्स भी हैं और जो विक्रेता हैं वो भी हैं। अब इनको क्या करना है, इनको अपने नाम, आइडेंटिटी, सारी चीज़ें लगानी है। इसके अलावा दुकान पर सीसीटीवी लगाना
वैध है, यानी कि ये जरूरी हो गया है। इसके अलावा ग्लव्स पहनना, साफ सफाई रखना वो भी जरूरी है। तस्वीर आपको किस तरह से कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। ये बताइए आप लोग, मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि नाम, जो आप लोग काम करते हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनका नाम, पता सब कुछ दिखाना है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना। अभी तक आप लोगों ने कराया था ऐसा कुछ? पहले हो चुका है भैया, हो चुका है। बाकी और भी चीज़ें बताएंगे कि बोर्ड पे नाम वगैरह, प्रॉपर्टी का नाम वगैरह वो होना चाहिए, वो ज़रूरी है, तो वो चीज़ आगे करी जाएगी। हाँ जी। और सीसीटीवी फुटेज वगैरह, सीसीटीवी वगैरह लगा? हाँ, सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है पूड़ी छोले की दुकान है और यहाँ पर कबाब वाले की दुकान है। यहाँ भी आपको एक बार तस्वीर आकर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भाई साहब ये बताना भाई, अभी ना एक आदेश यूपी सरकार का आया है कि जो नाम, एड्रेस, जहाँ के रहने वाले हैं, वो सब आपको दुकान के बाहर लगाना है। कैसे देखते हैं? लिखा तो है, नाम लिखा है? पाल जी वेज कबाब पराठा। पाल जी वेज। अब ये हो रहा है कि जांच वगैरह खाने की कुछ मिला तो नहीं है। तिरुपति की जो घटना हुई है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सही देख रहे हैं, कोई मिलावटी नहीं। जब सीसीटीवी लगा आपके? अभी नहीं लगा, अभी तो 1 महीना हुआ, लग जाएगा। बाकी देखिए तमाम दुकानदार हैं यहाँ पर, आगे भी आपको बात करेंगे लोगों से। देखिए तस्वीर है, कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। कई जो अभी तक दुकानदार हैं, जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि जो ग्लव्स हैं वो यहाँ कोई भी नहीं पहने हुए हैं, यानी कि अभी ग्लव्स का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा है। जिन 2 दुकानों में हमने बात की है वहाँ सीसीटीवी जरूर लगे हैं, एक दुकान पर, बाकी पे नहीं लगा हुआ है। ये भी छोले भटूरे की ही दुकान लग रही है। और अब आप पहले एक तस्वीर आपको कैमरा मैन दिखाएंगे। ग्लव्स की बात हो रही है, सामने देखिए भटूरा बना रहे हैं और हाथ जो है, अब ये किस तरह से क्या सिचुएशन है। हालांकि इन्होंने अपने नाम लिखा हुआ है, जय महाकाल कचौड़ी नाम है शॉप का, लेकिन ओनर का नाम शायद नीचे दिखाइएगा एक बार, कैमरा नीचे दिखाएंगे। जो ओनर का नाम है या कर्मचारी का नाम है जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर जो भाई साहब यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब ये बताइए, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि नाम वगैरह बोर्ड पर बाहर लिखना पड़ेगा, आप लोग कैसे पालन करेंगे? पूरा पालन करेंगे हम, पूरा पालन करेंगे। नाम भी लिखेंगे, सब कुछ लिखा है हमने। हाँ, सीसीटीवी लगा हमारे यहाँ। ये कहा गया है कि ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। हाँ भाई, ग्लव्स नहीं, हेड लग सकता है, ग्लव्स काम नहीं कर पाए ना भैया। कि निश्चित रूप से प्रोप्राइटर होना चाहिए कि अपराधी अपराध करे तो पकड़ा भी जाए, उसका नाम, गांव, मोबाइल नंबर लिखा रहे कि आदमी जान ले कि ये व्यक्ति है। तो लिखा रहेगा तो डरेगा ना कि इस नाम से कभी हम अपराध करेंगे तो भाग जाएंगे। तो पूछा भाई, अपराधी जूस बेच दिया, गंदगी मिला दी, आप देख रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहा नहीं, यहाँ कहाँ खोजेगी पुलिस, पता ही नहीं है। तो पता तो लिखने में क्या जाता है देश में, तो जब वो पता लिखा रहेगा तो इस तरीके की हरकत नहीं कर पाएगा। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप रख रखाव पर, अच्छे खान पान पर, उस पर आप सख्ती करिए ना। आप कोई सर्कुलर जारी करते हैं तो उससे राजनीति करने लगते हैं, जाति धर्म ढूंढ लेते हैं। इससे हटिए, कुछ देश में, समाज में बेहतर हो भाई, ये आप पालन कराइए, हम तो सहमत है ना। आप वेरिफिकेशन कराइए, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिले, धार्मिक स्थलों पर अच्छा प्रसाद मिले, कोई मिलावट ना हो। अगर मिलावट हो रही है तो उसको आप जेल भेजिए। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फैट मिलने के बाद पूरे देश में अब यही बहस हो रही है कि क्या बाकी राज्यों और शहरों के मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद और अलग अलग शहरों में मिलने वाली मिठाइयों में भी इस तरह की मिलावट नहीं हो सकती। और हमारे यहां तो आपने देखा होगा, पूरे देश में अगर आप कहीं भी चले जाइए तो हर शहर के साथ कोई ना कोई मशहूर खाने पीने की चीज या कोई मशहूर मिठाई जुड़ी हुई होती है। जैसे आगरा के पेठे में, वृंदावन के पेड़े में, गुजरात के ढोकले में, मध्य प्रदेश के मावा बाटी में, राजस्थान के घेवर में, कोलकाता के रसगुल्लों में, महाराष्ट्र के वड़ा पाव में, झारखंड की तिल बर्फी में, पंजाब की पिन्नी में या छोले भटूरे में, अमृतसर के अमृतसरी कुलचे में, कर्नाटक के मैसूर पाक में, छत्तीसगढ़ के खुरमा में भी क्या इसी तरह की मिलावट हो सकती है? क्या ये वन नेशन वन करप्शन का मामला है, वन नेशन वन मिलावट का मामला है? पूरे देश में कहीं भी आप अगर चले जाइए तो आपको खाने पीने की चीजों में अक्सर मिलावट देखने को मिलती है और हम हमेशा इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मुनाफा कमाने के लिए आज भी हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सस्ते सामान का, मिलावटी सामान का प्रयोग करते हैं और आपको ऊंचे दाम पर वो नकली खाने पीने की चीज आपको बेच देते हैं। इसलिए अब आप जब भी बाहर खाने के लिए जाएं तो अब उस दुकानदार से, उस रेस्टोरेंट से जरूर पूछिए कि आपके रसोई में सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं। आपके यहां जो कर्मचारी हैं, क्या उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, क्या उन्होंने अपने चेहरे पर, मुंह पर मास्क पहना है या नहीं पहना है। ये सारी बातें अब अनिवार्य हैं।
और आपको यह जरूर पूछना चाहिए कि जो खाना बन रहा है उसके लिए कौन से घी का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से तेल का इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार के आटे का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग अपनी रसोई हमेशा साफ रखते हैं। हमारे घर में, हमारे भारतीय संस्कारों में वैसे भी रसोई को साफ रखने की परंपरा है। सभी लोग अपनी रसोई को साफ रखना चाहते हैं, लेकिन जब आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं या जब आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जो खाना आप खा रहे हैं वो भी एक साफ सुथरी रसोई में, साफ सुथरे हाथों के साथ और साफ सुथरी सामग्री से तैयार किया गया है। इसलिए आप सबको इन मुनाफाखोरों के खिलाफ बहुत सावधान होना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि इन सभी शहरों में एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग मिठाइयों में मिलावट की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन हमारे देश में फूड सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि वो इस मिलावट को रोकने में ना तो सक्षम है, ना ही हर जगह जाकर सैंपल लेने में, उन्हें सैंपल लेकर टेस्ट करने में सक्षम है। दूध, दही, घी, मिठाइयां, सब्जियां, फल, तेल, मसाले, नमक, चीनी, आपके चाय की पत्ती, आपका आटा और यहां तक कि दालों में भी अब हमारे देश में खुलकर मिलावट हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस मिलावट को खुद सरकार ने स्वीकार किया है। हो सकता है आज बहुत सारे दुकानदार जो खाने पीने का सामान बेचते हैं आज हमसे नाराज हो जाएं और हमसे कहें कि हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर मिठाई की दुकान पर ही नकली सामान मिल रहा होगा, हर रेस्टोरेंट में ही नकली सामान मिल रहा होगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मिल रहा है। हमारे देश में हर साल हरी सब्जियों और फसलों के लिए किसान 4000 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा कीटनाशक या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं। आप जो खेतों में जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि ये सारे केमिकल्स अब उन सब्जियों तक पहुंच जाते हैं, उन फलों तक पहुंच जाते हैं जो फल और सब्जियां आप खाते हैं। और ये सारे केमिकल्स और ये पेस्टिसाइड इन सब्जियों और फलों के जरिए आप तक पहुंचता है। लालच क्या है? लालच ये है कि इन केमिकल्स को मिट्टी में मिलाकर ज्यादा से ज्यादा फसल ली जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, गायों और भैंसों को ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन देकर उनसे दूध लिया जाए, उनके शरीर में केमिकल्स डाल डालकर उनके दूध की मात्रा को बढ़ा दिया जाए और फिर ये सारे केमिकल उस दूध में मिलकर आपके पेट में पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पैसा कमाना चाहता है, जो मुनाफा कमाना चाहता है, चाहे उसके लिए आपकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और हमारे देश में से रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिसमें भारत के 17 शहरों से खाने पीने की चीजों के सैंपल्स लिए गए और इस जांच में 14% सैंपल्स में खतरनाक मात्रा में मेटल और ऐसी चीजें मिली जिन पर कई देशों में प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। ऐसे ऐसे केमिकल्स मिले खाने पीने की चीजों में जिन्हें दूसरे देश पहले से ही प्रतिबंधित कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी ये सब खुलेआम हो रहा है। और ये सारे पेस्टिसाइड्स आपको खाने पीने की चीजों में मिलेंगे, सब्जियों में मिलेंगे और फलों में मिलेंगे। आप सोचते होंगे कि अच्छी सेहत के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, लेकिन जब बाजार में लेकर आप आएंगे उन्हें और अगर आपने उनकी टेस्टिंग करा ली तब आपको पता चलेगा कि उन फल और सब्जियों में क्या क्या मिला हुआ है। इससे अच्छा तो ना खाइए। और सोचिए, भारत में खाद्य सुरक्षा को देखने वाली एजेंसियों को इस मिलावट के बारे में या तो जानकारी ही नहीं है और या फिर वो इस पर कुछ अमल नहीं करना चाहते, इसे रोकना नहीं चाहते। और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी वहां बैठकर यह बता रही है कि भारत में खाने पीने की चीजों में खुलेआम मिलावट हो रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी बता रही है और हमारे देश के लोगों को कुछ नहीं पड़ी। खुद भारत सरकार कहती है कि वर्ष 2022 में जब उसने 1,72,000 सैंपल्स की जांच की तब इनमें से 44,000 से ज्यादा सैंपल्स में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसका मतलब यह है कि आज हमारे देश में हर 4 में से 1 प्रोडक्ट खाने पीने का, हर 4 में से 1 खाने पीने की चीज में मिलावट है। और यह भी मैं आपको थोड़ा कम करके बोल रहा हूं क्योंकि हर जगह सैंपलिंग नहीं हो रही और जो सैंपल का साइज लिया गया, इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, 1,72,000 का जो सैंपल साइज है बहुत छोटा माना जाएगा। जैसे जैसे ये सैंपल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मिलावट की पुष्टि और ज्यादा होगी। इसके अलावा हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की जांच के लिए जो व्यवस्था है वो काफी कमजोर है और हमारे देश में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं कि सरकार खाने पीने के सामान में
शुद्धता की नियमित रूप से और जाकर हर जगह पर जांच कर सके। आज अगर 10 राज्यों की 5000 डेयरी से भी घी के सैंपल्स लेके उनकी जांच करा ली जाए तो हमारी सरकारें इस काम को भी शायद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी स्तर की जांच के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ही नहीं है। हमारे पास इतने लोग ही नहीं हैं, इतनी मशीनें नहीं हैं, इतनी लैब्स नहीं हैं कि हम इतने सारे बाजार में इतने सारे सैंपल्स की जांच कर सकें। और इस बात को आप तिरुपति मंदिर की इस घटना से भी और अच्छे से समझ पाएंगे। इस मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की जिस डेयरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके उसके घी की खराब क्वालिटी को लेकर सवाल उठाया था, वो कंपनी FSSAI से सर्टिफाइड थी, यानी उसके पास सर्टिफिकेट था, उसके पास पूरी परमिशन थी और इस कंपनी को अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो कंपनी 320 रुपए में 1 किलो शुद्ध गाय का देसी घी तिरुपति मंदिर को बेच रही थी, उस कंपनी को FSSAI की मान्यता आखिर मिली कैसे? इस कंपनी का नाम है AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड। अब आप सोच लीजिए, एक और बात हमारे यहां यह देखी जाती है कि जो तिरुपति मंदिर में भी यही हो रहा था, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो यह कहा जाता है कि जो कंपनी सबसे सस्ते दामों पर घी सप्लाई करेगी कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा। अब आप सोचिए, सस्ते दाम पर भी देना है और मुनाफा भी कमाना है। 320 रुपए में अगर गाय का शुद्ध देसी घी कोई कंपनी दे रही है तो कम से कम आधा 50% मुनाफा तो उसने रख लिया होगा। और ये जो घी है इसकी लागत 100-150 रुपए किलो से ज्यादा की नहीं होगी। और 100-150 रुपए किलो में ये भाव में कैसा घी तैयार होगा, उसमें आपको जानवर की चर्बी तो डालनी ही पड़ेगी, उसमें पाम ऑयल तो डालना ही पड़ेगा, उसमें दूसरे तरह के जो पदार्थ हैं वो डालने ही पड़ेंगे, तब जाकर वो घी के नाम पर बेचा जाएगा। नहीं तो आप मुनाफा कैसे कमाएंगे? हिंदू धर्म और हमारे वेदों में घी को तरल सोना माना गया है, ये सोने के समान है और इसका स्थान पंचगव्य में है। पंचगव्य गाय से प्राप्त होने वाले वो 5 उत्पाद हैं जिनमें दूध, दही, गौमूत्र और गोबर के अलावा शुद्ध देसी घी भी आता है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि हवन की सामग्री प्रसाद का रूप होती है, जिसे अग्नि के माध्यम से भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। और आपने भी देखा होगा कि मंदिरों में भोग से लेकर प्रसाद और हवन के लिए भी शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है। लेकिन सोचिए, जिस घी को शुद्ध मानकर लोग भगवान की पूजा करते हैं, उस शुद्ध देसी घी मानकर उसमें प्रसाद बनाते हैं, अगर वो घी ही मिलावटी हो तो यह कितना बड़ा विश्वासघात है भगवान के साथ और इंसान की आस्था के साथ। धोखा ही धोखा है चारों तरफ। हालांकि आज जब हम इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि बाजार में अब ऐसे ऐसे घी भी बेचे जा रहे हैं जो खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पूजा और हवन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये घी 300 से 400 रुपए प्रति किलो के भाव पर बाजार में खुलेआम मिल रहे हैं। और इन पर लिखा होता है कि ये पूजा वाले घी हैं और इन पर यह भी लिखा है कि ये घी आप खा नहीं सकते, सिर्फ पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ जोत जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इन्हें खा लिया तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। और कहा यही जा रहा है कि ये सब शुद्ध घी हैं। अब आप सोचिए, और ये सब बाजार में खुलेआम मिल रहे हैं। और हमारे देश की जनता को भी जरा देख लीजिए, उनके डबल स्टैंडर्ड्स। वो पूजा के लिए अलग घी लेकर आते हैं और अपने खाने के लिए अलग घी लेकर आते हैं। और भगवान के लिए जो घी का इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में जिस घी का इस्तेमाल होता है, उसमें वो नकली घी भी डालने के लिए तैयार है। और इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर पूजा का घी है तो जरा जो बाजार में सस्ते वाला घी है उसकी जोत जला दी जाए, उसी से पूजा कर ली जाए, हवन सामग्री में भी उसी का इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अगर आप इस नकली घी से हवन कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हवन और अनुष्ठान भी नकली है, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अपने दिल की तसल्ली के लिए अगर आपको करना है तो कर लीजिए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। जबकि अब आप सोचिए, ये सारी कंपनियां 300 से 400 रुपए के भाव पर 1 किलो देसी घी बेच रही हैं बाजार में, जबकि असली देसी घी 1 किलो 25 लीटर दूध से बनता है। और 25 लीटर दूध 1000 रुपए से ज्यादा की कीमत का होता है। 25 लीटर दूध से 1 लीटर घी बनता है, सोचिए। और 25 लीटर की कीमत 1000 रुपए से भी ज्यादा होगी।
इसलिए सोचिए, जो घी 300 से 400 रुपए में मिल रहा है वो असली होगा या वो जानवरों की चर्बी और फैट वाला घी होगा। और बहुत सारी जगहों पर, ढाबों पर, खाने पीने की दुकानों पर जो लोग आपको घी लगा लगा कर रोटियां देते हैं, घी लगा लगा कर पराठे खिलाते हैं, हो सकता है उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी जगहों की हो, ऐसे ढाबों की हो जहां वो इसी घी का प्रयोग करके आपको रोटियां खिला रहे हैं और आपको पराठे खिला रहे हैं जो आपको बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन लोग इसी नकली घी से भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये मामला सिर्फ तिरुपति मंदिर का नहीं है, बल्कि ये हर घर का मामला है, और ये हर घर की रसोई का मामला है, और ये हर घर के मंदिर का मामला है। हमारे देश में करोड़ों घर हैं और उन करोड़ों घरों में करोड़ों मंदिर हैं। उन मंदिरों में पूजा होती है, देसी घी का प्रयोग होता है, भगवान के सामने ज्योत जलती है, पूजा पाठ होता है, और उन सब में अगर आपको पता चले कि नकली घी का ही प्रयोग हो रहा है तो आप सोचिए क्या होगा। अब यह देखिए कि तिरुपति मंदिर के मामले में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और एक और एक्टर प्रकाश राज के बीच आज कैसे राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को लिबरल मानते हैं, अपने आप को सेकुलर मानते हैं, और जब से प्रसाद के लड्डुओं में ये मिलावट मिली है वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारे मंदिरों का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फैट मिलने के बाद पवन कल्याण 11 दिनों का प्रायश्चित उपवास कर रहे हैं, जिस पर एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि जब देश में पहले से ही इतना ज्यादा सांप्रदायिक तनाव है, तब पवन कल्याण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। और उन्होंने प्रसाद के एक लड्डू का एक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर किया, वो मैं आज आपके सामने आपको दिखा रहा हूं। इसमें इस लड्डू को एक बॉम्ब की तरह दिखाया गया है और लिखा है कि आप इससे सावधान रहिए। यानी तिरुपति के मंदिर में मिलने वाले लड्डू को उसने एक बॉम्ब की तरह बनाया है और इस तरह से सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश की। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जवाब दिया है करारा और कहा है कि अगर इस तरह की घटना किसी दूसरे धर्म के बारे में हुई होती तो देश में अब तक बहुत बड़ा तूफान, आंदोलन आ जाता। लेकिन आज जब बात हिंदू धर्म की हो रही है, सनातन धर्म की हो रही है, तो उन्हें अपनी बात कहने से भी रोका जा रहा है। आज उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में क्या कहा है, जरा सुनिए। అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేసే వాళ్ళ మీద ఎంత ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడతారు. ఇదే మీరు ఎవరన్నా సరే ఇస్లాం మీద మీరు గొంతు ఎత్తగలరా? ఎందుకంటే రోడ్ల మీదకి వచ్చి కొడతారని మీకు భయం, అందుకు మీరు మాట్లాడరు. హిందువులు అంటే మెత్తని మనుషులు కదా. ప్రకాష్ రాజ్ గారు, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ యువర్ లెసన్స్. ఐ రెస్పెక్ట్ యూ. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు, ఆల్ ద పీపుల్ హూ థింక్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం యు గోయింగ్ హేవైర్. లెట్ మీ టెల్ యూ గైస్, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It's not fun for you. Maybe it might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and talk about Sanatana Dharma. Enough of this. Salu. इस्तान के माట్లాడతా ఉన్నారు सनातन धर्म మీద। तो पवन कल्याण ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों के लिए आज एक साफ साफ संदेश दे दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार कहा था कि यह पवन नहीं बल्कि ये आंधी है, और आज पवन कल्याण इस मामले में आंधी बनकर ही सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को ये जवाब दे रहे हैं। भारत की राजनीति में इस समय दो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें पहला है जाति और दूसरा है बेरोजगारी। आज हम आपको भारत में बेरोजगारी पर एक नए आंकड़े दिखाएंगे और इसे देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये दो मुद्दे जान लीजिए, जाति और बेरोजगारी। इन दोनों में से आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, जिस पर आपके जीवन में जिसकी वजह से सीधा फर्क पड़ता है, जाति है या बेरोजगारी है? लेकिन आज हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है बेरोजगारी से आपके जीवन पर, आपके परिवार पर सीधा असर पड़ता है। भारत सरकार की एक नई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक
देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों में नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों में है। दलितों में बेरोजगारी का दर है 3.3%, ओबीसी में है 3.1%, आदिवासियों में है 1.9%, अन्य वर्ग में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है और वो है 3.8%। और यह अन्य वर्ग क्या है? यह अन्य वर्ग में आते हैं सवर्ण और अगड़ी जाति के लोग। लेकिन सोचिए, सवर्णों में बढ़ती बेरोजगारी हमारे देश में किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ना ही कोई इनके बारे में बात कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि दलितों में बेरोजगारी होनी चाहिए या ओबीसी में होनी चाहिए, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि ये सारे जो वर्ग मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ये सब इसी देश के नागरिक हैं, ये सब भारतीय हैं, ये सब चुनाव में वोट डालते हैं, ये सब टैक्स देते हैं, ये सब उन्हीं अधिकारों के पात्र हैं जो संविधान में इन्हें दिया गया है। ये सब लोग मिलकर सरकारों को चुनते हैं और इन सब के पास एक ही वोट है। हमारे देश में अगर दलित है उसके पास भी एक ही वोट है, अगर कोई अगड़ी जाति का है उसके पास भी एक ही वोट है। लेकिन बाकी वर्गों में अगर बेरोजगारी आ जाए तो यह बड़ा मुद्दा बन जाता है, नेता इस पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। लेकिन अगर अगड़ी जाति के लोगों पर अगर बेरोजगारी ज्यादा हो जाए कोई बात ही नहीं करता। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपके लिए आज यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अल्पसंख्यकों में जो है, उसमें आप सोचिए किस वर्ग में होगी। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे, क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय खतरे में है, मुस्लिम समुदाय की बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा वहीं होगी, अल्पसंख्यकों में। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों में सिख और ईसाई धर्म के लोगों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कड़वा सच यह है कि इन अल्पसंख्यकों की हमारे देश में कोई बात ही नहीं करता। अल्पसंख्यक सिखों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 5.8% है, ईसाई धर्म में 4.7%, मुसलमानों में 3.2% और हिंदुओं में बेरोजगारी की दर है 3.1%। एक और खास बात यह कि हिंदुओं में और मुसलमानों में बेरोजगारी की जो दर है वो लगभग बराबर है, 3.1, 3.2%। यूपीए की सरकार में वर्ष 2011 और 12 में अल्पसंख्यक मुसलमानों में बेरोजगारी की दर 3.3% थी, जो अब मोदी सरकार में थोड़ी सी कम होकर 3.2% हो गई है। और इससे एक साल पहले यह बेरोजगारी दर इससे भी बहुत कम थी और वो थी 2.4%, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों में बेरोजगारी की समस्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है, लेकिन अब भी ये उसी स्तर पर है जितनी ये यूपीए सरकार के समय पर थी। हालांकि यूपीए सरकार में इतनी ही बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान सुरक्षित कहलाते थे और मोदी सरकार में उससे कम बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान खतरे में बताए जाते हैं। वर्ष 2022 और 23 में मुसलमानों में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो वर्ष 2023 और 24 में 3.2% हो गई। सिखों में 5.1% थी, जो अब बढ़कर 5.8% हो गई। ईसाई धर्म में बेरोजगारी दर पहले 4.5% थी और यह बढ़कर अब 4.7% हो गई है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि 2022-23 के मुकाबले 23-24 में अल्पसंख्यक समुदायों में बेरोजगारी बढ़ी है। मामूली बढ़ी है लेकिन बढ़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा होगी। सच्चाई यह है कि सिख धर्म की महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 7.9% है, ईसाई धर्म में 5.4%, मुस्लिम महिलाओं में 3.6% और हिंदू महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.9% है। भारत में पिछले 2 वर्षों से बेरोजगारी दर 3.2% के स्तर पर बनी हुई है और यह दुनिया के बड़े बड़े देशों से काफी कम है। तो बड़ी बात यह है, भारत में, पूरे भारत की अगर हम बात करें, सारे वर्गों की अगर हम बात करें, तो बेरोजगारी दर हमारे देश में आज भी बड़े बड़े देशों से बहुत कम है, 3.2%। दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर है 33.5%,
ब्राजील और पाकिस्तान में 8%, फ्रांस में 7.4%, इटली में 7.8%, ईरान में 8.9%, चीन में 5.1%, यानी चीन में भी हमसे ज्यादा है, ब्रिटेन में 4.2%, अमेरिका में बेरोजगारी दर लगभग 4% है और भारत में बेरोजगारी दर है 3.2%, यानी इन सारे बड़े बड़े देशों में सबसे कम बेरोजगारी भारत में है। भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी है, अब देखिए कहां सबसे कम है, उनमें कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है जहां सबसे कम है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये वो 5 राज्य हैं जहां सबसे कम बेरोजगारी है और इनमें आप देख सकते हैं किस किस की सरकारें हैं। जिन बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उनमें गोवा में बीजेपी की सरकार है, केरल में लेफ्ट पार्टी सीपीएम की सरकार है, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार। इससे पता चलता है कि सभी पार्टियों की सरकारों में बेरोजगारी की समस्या मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सारी पार्टियां चुनावों में ऐसे दावा करती हैं जैसे वो सरकार बनते ही बेरोजगारी को खटाखट खत्म कर देंगी। ये वो राज्य हैं आपकी स्क्रीन पर जहां सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। एक उदाहरण से समझिए, हरियाणा में बेरोजगारी दर पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से भी काफी कम है और ये वो राज्य है जहां कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर इस बार चुनाव भी लड़ रही है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा से ज्यादा बेरोजगारी की समस्या कांग्रेस के शासन वाले तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अब जरा युवाओं पर नजर डाल दीजिए। पहले 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 10% थी और यह बढ़कर अब 10.2% पर पहुंच गई है। केरल में जहां सीपीएम की सरकार है वहां पूरे देश में सबसे ज्यादा 29.9% युवा बेरोजगार हैं। बीजेपी के शासन वाले गोवा में 19.1% युवा बेरोजगार हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब में 18.8% युवा बेरोजगार हैं, जबकि कांग्रेस के शासन वाले तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में 16% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं। और ये युवा दिन भर में 2 से 3 घंटे अपने मोबाइल फोन पर सिर्फ रील्स देखते हैं। इसके अलावा भारत में अशिक्षित लोगों की तुलना में पढ़े लिखे युवाओं में ज्यादा बेरोजगारी है। ग्रामीण भारत में अनपढ़ लोगों में से, अशिक्षित लोगों में से 62.8% लोगों के पास रोजगार है, जबकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले लोगों में सिर्फ 59.5% लोगों के पास रोजगार है। पूरे देश के युवाओं में सबसे कम बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी किए गए हैं और यही संस्था यूपीए और उससे पहले की सरकारों के दौरान भी बेरोजगारी के आंकड़े ऐसे ही जारी किया करती थी। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में नौकरी करने वाले लोगों की मासिक आमदनी कैसी है। जब हम तुलना करते हैं, 2 तरह के लोग हैं, एक नौकरी पेशा वाले लोग और एक वो जो अपना व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं। तो इन नए आंकड़ों में यह पता चला है कि जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी औसत मासिक आय 21,103 रुपए है। जो लोग खुद का कोई काम करते हैं उनकी औसत मासिक आय 13,900 रुपए है और ऐसे लोग नौकरी पेशा लोगों से हर महीने 7,203 रुपए कम कमा रहे हैं, जबकि दिहाड़ी मजदूरों की एक दिन की औसत आय 433 रुपए है और अगर उन्हें पूरे महीने काम मिले रोज तो वो 12,990 रुपए कमा पाते हैं। बड़ी बात यह है कि नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन वो काम भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलने के बाद नौकरी पेशा लोग हर दिन औसतन 8 घंटे और 2 मिनट काम करते हैं हर रोज। खुद का काम करने वाले लोग हर रोज एक दिन में 6 घंटे 36 मिनट काम कर रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर हर दिन औसतन 6 घंटे 37 मिनट काम कर रहे हैं। हमारा देश महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें तो करता है। कड़वा सच यह है कि देश में कामकाजी महिलाएं पुरुषों से 3 गुना तेजी से बढ़ी हैं।
लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की औसत मासिक आय पुरुषों से अब भी कम है। नौकरी पेशा महिलाओं की मासिक औसत आय 17,034 रुपए है, जबकि पुरुषों की मासिक औसत आय 22,375 रुपए है और पुरुष महिलाओं से हर महीने 5,341 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमने आपको जितने भी आंकड़े दिखाए ये सब सरकारी आंकड़े हैं और आज हम आपको सरकारी आंकड़ों के साथ जमीनी हकीकत भी दिखाना चाहते हैं। अब जरा ग्राउंड पर आइए। हरियाणा में पिछले महीने अलग अलग सरकारी विभागों और नगर निगम की बिल्डिंग्स में सफाई कर्मचारियों के कुल 5,000 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई। फिर से सुन लीजिए, ये भर्तियां थीं सफाई कर्मचारियों की, 5,000 सफाई कर्मचारी। और आप जानते हैं इन 5,000 सफाई कर्मचारियों के पद के लिए 4 लाख लोगों ने आवेदन दिया और इनमें भी 46,000 लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सोचिए, सफाई कर्मी की जिस नौकरी में एक महीने का वेतन 15,000 रुपए के आसपास है, उस नौकरी के लिए 46,000 ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने आवेदन किया। और इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की इस समय क्या स्थिति है। हमारे देश में बेरोजगारी को राजनीति का मुद्दा समझा जाता है, इस पर राजनीति होती है, नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, फिर इस पर वोट मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे, पर आज तक कोई ऐसी सरकार आई नहीं। जबकि ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। जब कोई युवा बेरोजगार होता है तो उसके खुद का परिवार उसका सम्मान नहीं करता, समाज में भी उसे हीन भावना से ही देखा जाता है और हमारे समाज में बेरोजगार लोगों को कभी इज्जत नहीं मिलती और इससे उन्हें तनाव होता है, उससे उनका दिल टूटता है और यह तनाव बेरोजगारों को डिप्रेशन से लेकर हार्ट स्ट्रोक और हार्ट से जुड़ी तमाम बीमारियों का मरीज बना देता है। और बेरोजगार जो लोग होते हैं उन्हें हर जगह इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनके दोस्त उनसे छूटते चले जाते हैं, शादी करने में भी परेशानी होती है, रिश्तेदार अपने घर पर बुलाते नहीं हैं, समाज उनका सम्मान नहीं करता। अगर एक बेरोजगार व्यक्ति सही बात भी कह रहा होता है तो लोग उसकी बात को सही ना मानकर यह कहते हैं कि इसे क्या पता होगा। इसलिए आज हमारी सरकारों को बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन हमारे समाज को भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सोचना होगा। आपके परिवार में अगर कोई बेरोजगार बच्चा है, कोई बेरोजगार व्यक्ति है, तो आपको यह सोचना होगा कि कहीं आप अपने रवैये से उस व्यक्ति को डिप्रेशन में तो नहीं डाल रहे हैं, ऐसा डिप्रेशन तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा असम्मान तो नहीं दे रहे हैं जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाए, जिससे उसका शरीर खराब होना शुरू हो जाए। हमारे देश में आपने देखा होगा अलग अलग जो बीमारी होती है, खास तौर पर अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको कोई मानसिक स्थिति ऐसी है जिससे आप परेशान रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि योग इसके लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी कुछ ऐसे हैं जो योग को साइंटिफिक नहीं मानते, योग को वैज्ञानिक नहीं मानते। कहते हैं योग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मेडिकल स्टडी में योग को साबित नहीं किया गया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो योग को एक खास धर्म से जोड़कर देखते हैं और इसे साइंटिफिक नहीं मानते। लेकिन आज पहली बार एक रिसर्च में योग निद्रा का असर इंसान के दिमाग पर देखने को मिला है और यह असर एक मशीन में MRI टेस्ट के दौरान देखने को मिला है। और यह असर ऐसा है कि यह डिप्रेशन, अस्थमा, मानसिक रोग, डायबिटीज और यहां तक कि हृदय रोगों से भी आपको बचा सकता है। और आज योग निद्रा पर हमारा यह विश्लेषण आपके बहुत काम आएगा, इसलिए आज इस विश्लेषण को आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना चाहिए। यह योग निद्रा के बारे में है। तो योग निद्रा के बारे में एक स्टडी की गई। यह स्टडी एम्स दिल्ली, IIT दिल्ली और एक प्राइवेट लैब ने की और इस स्टडी में मस्तिष्क के DMN का अध्ययन किया गया। DMN क्या होता है? DMN का मतलब होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यह हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो तब सक्रिय होता है जब ओवर थिंकिंग नहीं करते, यानी जब आप जरूरत से ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, जब आप अपने विचारों में उलझे हुए नहीं हैं और बाहरी दुनिया से आप अपने आप को काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी जब आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है। और नेटवर्क तय करता है कि आप कितने शांत और कितने तनाव मुक्त हैं। और इस स्टडी में भी
ब्रेन के इसी नेटवर्क का अध्ययन किया गया। इस प्रयोग में कुल मिलाकर 61 लोगों के मस्तिष्क का एमआरआई स्कैन हुआ, जिसमें 30 लोग ऐसे थे जो योग निद्रा को प्रैक्टिस करते थे, यानी जो योग निद्रा करते थे, और 31 लोग ऐसे चुने गए जिन्होंने कभी योग निद्रा नहीं किया था। यह देखने के लिए कि भाई हम देखें कि जो लोग योग निद्रा कर रहे हैं क्या उनका मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है, और जो लोग कर रहे हैं क्या उनका मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है, क्या योग निद्रा का आपके मस्तिष्क पर कोई फायदा दिखाई देता है या नहीं, और ये क्या ऐसा फायदा है जिसे मशीन भी पकड़ ले। तो इन सभी लोगों का एमआरआई टेस्ट किया गया, जिसका मतलब होता है, एमआरआई क्या होता है? एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई टेस्ट आपने अक्सर बहुत सुना होगा, लैब्स में किया जाता है, और यह भी एक प्राइवेट लैब में टेस्ट किया गया। इस स्टडी में यह पता चला कि जो लोग योग निद्रा के माध्यम से जागते हुए सो सकते हैं और नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अलग तरह से व्यवहार करता है और उसमें कम एक्टिविटी होती है, जिसके कारण योग निद्रा करने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा स्थिर और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। योग निद्रा को यौगिक निद्रा भी कहते हैं, जिसमें सचेत रहते हुए मनुष्य नींद की अवस्था में चला जाता है, यानी आप जागे हुए हैं लेकिन तो भी आप नींद की अवस्था में चले जाते हैं और आपका मस्तिष्क बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेता है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप योग निद्रा में रहते हैं। यह प्रक्रिया अध्यात्म जैसी होती है, जिसमें निद्रा यानी नींद योग के एक आसन का रूप ले लेती है और मनुष्य जागते हुए भी योग निद्रा की अवस्था में चला जाता है, और इससे होने वाले फायदे किसी चमत्कार से कम नहीं होते। इससे ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। नर्वस सिस्टम आपके कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे आपकी जो ओवर थिंकिंग की समस्या है वो कम हो जाती है और आप बेवजह के नकारात्मक विचारों से दूर रहने लगते हैं। और जैसे ही आप अपने आप को योग निद्रा में आराम की स्थिति में ले जाते हैं, आपका मन शांत और खुश होने लगता है। आप स्वयं के बारे में गहन जागरूकता विकसित करने लगते हैं और ये पहचानने लगते हैं कि आपके विचार सिर्फ विचार हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। योग निद्रा में तनाव को कम करने, पुराने दर्द और धोखे की पीड़ा को कम करने की क्षमता होती है और इससे हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक किया जा सकता है। और इस नई स्टडी ने अब योग निद्रा की इस ताकत को स्वीकार किया है और यह इस तरह की अपने आप की पहली स्टडी है जब किसी एमआरआई टेस्ट में योग निद्रा के परिणामों को साफ साफ देखा गया है। आईआईटी दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और महाजन इमेजिंग एंड लैब्स ने एक कोलैबोरेटिव स्टडी की है। इसमें 30 योगा के प्रैक्टिशनर्स थे और 31 लोग ऐसे थे जो योगा नहीं करते हैं। तो जब हम एमआरआई स्कैनिंग कर रहे थे तब इन लोगों ने मशीन के अंदर योग निद्रा की स्टेट में ये रहे और कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थ्रू ईयरपीस और वो ही इंस्ट्रक्शंस दिए उन लोगों को जिनको योग निद्रा नहीं आती है। और ये देखा गया कि जिन्होंने योग निद्रा आती थी जिन्हें और जो प्रैक्टिस करते हैं उनके ब्रेन की एक्टिविटी और जो योग निद्रा प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनकी ब्रेन की एक्टिविटी में फर्क था। जो योग निद्रा नहीं करते उनकी ब्रेन की एक्टिविटी जब उन्हें स्टिमुलाई दिए गए, ऑडिटरी स्टिमुलाई, वॉइस स्टिमुलाई, तो उनमें एक्टिविटी काफी अधिक थी जैसी सामान्य व्यक्ति में होती है। और योग निद्रा के जो प्रैक्टिशनर्स थे उनमें एक्टिविटी काफी कम थी एज कंपेयर्ड टू दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस। और उसमें इंटरकनेक्टिविटी की भी जो ब्रेन की थी वो भी कम थी। मेडिसिन में देखा गया है कि हेल्थ के बहुत बेनिफिट होते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, हार्ट डिजीज पे अंकुश, जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है, उस पे फर्क पड़ता है। जो महिलाएं हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज हैं उनमें फर्क पड़ता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल इस स्टडी से
साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि एक स्थिति भिन्न होती है नॉर्मल अवस्था से। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, इससे मुझे लगता है अधिक से अधिक लोग जो इसके बारे जानेंगे वो इसको अपनाएंगे। आपको कुछ समय देना है एक दिन में इस चीज के लिए, और आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो एक माइंड का स्टेटस है, जो एंजाइटी फीलिंग है, उन सब पे ये अंकुश लगाएगा, उसको हेल्प करेगा। और ये भी देखा गया है कि जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर हैं, उनमें ये फायदा उतना अधिक है एज कंपेयर्ड टू दोज जो कि नए प्रैक्टिशनर हैं। ये भी स्टडी ने दिखाया है। योग निद्रा की स्टडीज क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी हैं, जैसे एंजाइटी में या और इस किस्म की बीमारियां, नींद की तकलीफ में, जिसमें व्यक्ति को किसी कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके कारण वो पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा। लेकिन जब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लेके चलते हैं तो वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड हो जाता है उसी चीज़ के पुष्टिकरण का। जो इसमें एक फाइंडिंग निकल के आई कि योग निद्रा की प्रैक्टिस के दौरान हमारी जो इमोशनल प्रोसेसिंग के एरियाज हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, बहुत बार हम अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, बहुत लोगों को अपनी भावनाओं का आभास ही नहीं होता, तो परेशान हो रहे हैं कि इस कारण से हो रहे हैं। मोटे तौर पे हम बाहर की दुनिया को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या रिस्पॉन्स होती है, हमारी सोच की क्या प्रक्रिया होती है, उसकी जुड़ी हुई भावनाएं क्या होती हैं, उसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं होता। तो इमोशनल प्रोसेसिंग का ये जो निकल के आया, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं एक तरीके से वो सुलझ रही हैं, जो गांठें भावनाओं की पड़ी हुई हैं उससे सुलझने का एक प्रक्रिया इसमें हो सकता हो रहा हो। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर परेशान रहते हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर आपका मूड अच्छा नहीं रहता, अगर आप किसी खास चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो आपको योग निद्रा जरूर ट्राई करना चाहिए। योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। ये वो नींद है जिसमें जागते हुए आप सो सकते हैं, और सोने और जागने के बीच की स्थिति को ही हम योग निद्रा कहते हैं। यानी अगर आप योग निद्रा में हैं तो आपके कान एक्टिव रहेंगे, आपको पता होगा कि आसपास क्या हो रहा है, फिर भी आप नींद में होंगे। और ये झपकी जैसा ही है, या कह लें कि ये एक अर्ध चेतना जैसा है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु से लेकर गौतम बुद्ध भी इसी योग निद्रा में रहते थे। और इस समय दुनिया में नींद का बाजार 80,000 करोड़ रुपए का है। हर व्यक्ति एक बेहतरीन नींद लेने के लिए परेशान है, और लोगों को रात को नींद नहीं आ रही, और लोग तनाव में हैं, लोग खुश नहीं हैं। लोगों ने, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी वो परेशान हैं। और बाकी के जो लोग हैं जो शायद अभी नहीं इतना कर पाए अपने जीवन में, वो अपनी असफलता से परेशान हैं। इसलिए योग निद्रा को आप ट्राई करके देखिए। जीवन में अच्छी यादों का अचार डालिए जो दिल के मर्तबान में सालों साल रखा रहे, और पुरानी यादों की चटनी बनाइए ताकि वो 2 दिन में ही खत्म हो जाए।